today's topic is concept of prevention and control. So, what is the objective of community medicine? Community medicine's objective is to interrupt or oppose the disease process in order to promote and preserve the health, restore the health when it is impaired, prolong the life, and to minimize the suffering by preventing the occurrence of disease. The disease can be prevented by opposing its natural history at different level. तो डिफरेंट लेवल पे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ जो है वहाँ भी इंटरप्शन करना, उसकी प्रोसेस को अपोज करना, ये ऑब्जेक्टिव है मेन कम्युनिटी मेडिसिन का. नाउ बाय डेफिनेशन प्रिवेंशन क्या है? इट इज़ नॉट नेसेसरी टू नो एवरीथिंग अबाउट द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़. ठीक है, पूरी तरह से हर फैक्टर्स को जानना ज़रूरी नहीं है. ऑफन टाइम्स रिमूवल ऑफ सिंगल एसेंशियल कॉज इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट अ डिजीज़. प्रिवेंशन का एम क्या है? इट्स एम इज़ इरेडिकेटिंग, एलिमिनेटिंग और मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजीज़ एंड डिसेबिलिटी, और इफ none of these are feasible then retarding the progress of disease and disability. प्रिवेंटेबल कॉजेज ऑफ डिजीज़ में बीइंग्स याद रखना है. ठीक है, क्या प्रिवेंटेबल कॉजेज हो सकते हैं जिससे कि हम प्रिवेंट करें डिजीज़ को डिफरेंट लेवल पे. ठीक है, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जो भी एजेंट फैक्टर्स होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, एनीथिंग. बिहेवियरल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, इम्यूनिटी लो है कि ठीक नहीं है, न्यूट्रिशनल फैक्टर, मेल न्यूट्रिशन तो नहीं है, जेनेटिक फैक्टर, सर्विसेज अवेलेबल हैं कि नहीं है, है ना, सोशल फैक्टर्स एंड स्पिरिचुअल फैक्टर्स. तो बीइंग्स याद रखना है. नाउ कैसे हम प्रिवेंशन को सक्सेसफुल बनाएं? इट डिपेंड्स ऑन द नॉलेज ऑफ कॉजेशन. डिजीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, वो कैसे ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिशन का डायनेमिक्स क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, रिस्क ग्रुप्स क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोफाइलेक्टिक और अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट मेजर, कोई डिटेक्शन के लिए टेस्ट है या नहीं है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं है, एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर अप्लाइंग दीज मेजर टू अप्रोप्रिएट पर्सन और ग्रुप्स, एंड कंटिन्यूअस इवेल्युएशन ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोसीजर अप्लाइड. ठीक है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी प्रोसीजर हम कर रहे हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं, उसको इवेल्युएट कैसे करें, है ना. नाउ कम्स टू द लेवल ऑफ प्रिवेंशन. 4 लेवल्स होते हैं: प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमोडियल प्रिवेंशन इट इज़ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन. बेसिकली इट एम्स एट प्रिवेंटिंग अपीयरेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स. रिस्क फैक्टर्स क्या होता है? बेसिकली ये क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए मतलब सबसे पहले ये आए नोटिस में. रिस्क फैक्टर बेसिकली इटियोलॉजिकल फैक्टर, जहाँ हमें नहीं पता चल रहा ठीक से कि क्या है. तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं उस डिज़ीज़ के साथ, कि जहाँ वो ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो वहाँ डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है, तो उनको रिस्क फैक्टर कहते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर वो फैक्टर्स हैं तो वो डिज़ीज़ होगी ही होगी, है ना, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं. तो रिस्क में आ जाता है वो बंदा अगर किसी के अंदर कुछ उस तरह के फैक्टर्स हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रिस्क फैक्टर. तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं? रिस्क फैक्टर ही अपीयरेंस नहीं होने देते. ठीक है. प्राइमरी प्रिवेंशन इट एम्स एट प्रिवेंटिंग अकरेंस ऑफ डिजीज और इंजरी. Secondary prevention aims to minimize damage when it occurs, and tertiary prevention covers follow-up medical and hospital care and rehabilitation. अभी हम 1 by 1 इनको डिटेल में देखेंगे. Primordial prevention, as I told, it is a purest form of primary level of prevention, but it is with reference to the non-communicable disease. बेसिकली हम रिस्क फैक्टर को अपीयर नहीं होने दे रहे हैं, है ना. तो रिस्क फैक्टर मोस्ट कॉमनली नॉन कम्युनिकेबल क्रॉनिक डिजीजेज में आती हैं. ठीक है, जैसे ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज, जिसमें बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है. नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज लंबी होती है. ठीक है. प्राइमोडियल प्रिवेंशन कंसिस्ट ऑफ एक्शन एंड मेजर्स दैट इनहिबिट्स द इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, बिहेवियरल कंडीशन हो सकती है, कल्चरल पैटर्न्स ऑफ लिविंग हो सकते हैं. तो उसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे. इन प्राइमोडियल प्रिवेंशन एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफ स्टाइल्स. ठीक है, तो रिस्क फैक्टर हमने डेवलप ही नहीं होने देना, तो हमें चाइल्डहुड से ही इस पर हमें ध्यान रखना होगा. द मेन इंटरवेंशन इन प्राइमोडियल प्रिवेंशन इज थ्रू इंडिविजुअल और मास एजुकेशन. ठीक है, तो हम टारगेट करके भी एजुकेट कर सकते हैं और एक पॉपुलेशन को भी एजुकेट कर सकते हैं.
नाउ प्राइमरी प्रिवेंशन में बेसिकली हम डिजीज़ शुरू होने से पहले हम इसमें इंटरवेंशन करते हैं, ठीक है। प्री पैथोजेनेसिस फेज क्या होता है, जिसमें एनवायरनमेंट भी है, होस्ट भी है और एजेंट भी है, लेकिन इक्विलिब्रियम में है। तो डिजीज़ अभी तक हुई नहीं है, होने के चांसेस हैं पर हुई नहीं है। तो इसमें हम प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी को ही ख़त्म कर देते हैं कि डिजीज़ हो। इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट इन दोज कंडीशन जहाँ कोई ट्रीटमेंट ही अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ प्राइमरी प्रिवेंशन का या प्राइमोडियल प्रिवेंशन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे एड्स हो गया या रेबीज़ हो गई, ठीक है। डिजीज़ अगर रेबीज़ तो 100% फैटल डिजीज़ मानी जाती है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि हो ही ना। इट इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, that is the concept that encourages achievement and maintenance of an acceptable level of health that will enable every individual to lead a socially and economically productive life. अब प्राइमरी प्रिवेंशन हम में इसमें बेसिकली 2 मोड्स ऑफ इंटरवेंशन है, 2 तरह से हम कर सकते हैं, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो हेल्थ प्रमोशन क्या है, एक जनरल मेजर्स होते हैं। बेसिकली हेल्थ प्रमोशन इज़ द प्रोसेस of enabling people to increase control over the determinants of health and thereby improve their health, ठीक है। तो हेल्थ जिन भी फैक्टर से हेल्थ इंप्रूव होती है उन सब चीज़ों को हम इसमें करते हैं। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन, ठीक है। जनरल सी चीज़ें हैं सारी। इम्प्रूवमेंट इन द एनवायरमेंटल सैनिटेशन, प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड प्रॉपर वेनिंग, ठीक है। फैमिली प्लानिंग एंड स्पेसिंग ऑफ द बर्थ, एफिशिएंट एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर, इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेसी लेवल एंड योगा एक्सरसाइजेज एंड मेडिटेशन। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है बेसिकली, है ना। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में जहाँ हम पर्टिकुलरली टारगेट करते हैं किसी डिजीज़ को, इसमें क्या क्या होता है, इम्यूनाइजेशन। जैसे हम किसी भी डिजीज़ के लिए, मीजल्स के लिए इम्यूनाइज कर रहे हैं तो मीजल्स से प्रिवेंट कर रहे हैं, मीजल्स होगी नहीं, है ना। तो विटामिन ए सप्लीमेंट्स, हेलमेट, एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए मास्क, जैसे अभी रेस्पिरेटरी जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, कोविड में मास्क मैंडेटरी हो गया था, है ना। ईयर प्लग्स, पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, या ट्रैफिक सिग्नल्स, ठीक है, फॉलो करना है ट्रैफिक सिग्नल को। तो इसमें क्या क्या हो गया, प्राइमरी प्रिवेंशन हम कैसे अचीव कर सकते हैं, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के थ्रू, ठीक है। हेल्थ प्रमोशन में हेल्थ एजुकेशन हो गया, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस हो गए, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस हो गई, लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियरल चेंजेस हो गए। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में इम्यूनाइजेशन एंड सीरो प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है, कीमो प्रोफाइलैक्सिस, यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, safety of drugs and foods, control of environmental hazards such as air pollution. अब WHO has recommended basically 2 approaches for primary prevention of chronic disease where the risk factor are established, ठीक है। जैसे जहाँ chronic diseases हैं, non communicable diseases हैं, वहाँ पे there are 2 mode of interventions, ठीक है, population strategy and हाई रिस्क स्ट्रैटेजी, पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी या मास स्ट्रैटेजी। तो पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं, इट इज़ डायरेक्टेड एट द होल पॉपुलेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर। पूरे के पूरे ग्रुप को, जैसे मदर्स के ग्रुप को बुला लिया, है ना, या स्मोकर्स हैं उनको बुला लिया। फॉर एग्जाम्पल, अ स्मॉल रिडक्शन इन एवरेज ब्लड प्रेशर और सीरम कोलेस्ट्रॉल फॉर ऑफ ए पॉपुलेशन वुड प्रोड्यूस अ लार्ज रिडक्शन इन द इंसिडेंस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज। जैसे हमने पूरे एक ग्रुप को एजुकेट किया, भाई आपको रेस्ट्रिक्टेड सॉल्ट लेना है ना, ज़्यादा फैटी मील नहीं लेना है, तो उसमें हम कम कर सकते हैं चांसेस। द पॉपुलेशन अप्रोच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सोशियो इकोनॉमिक, बिहेवियरल एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस। जैसे योगा को हम अब काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, है ना, इस तरह से। हाई रिस्क स्ट्रेटजी में बेसिकली हम टारगेट करते हैं पॉपुलेशन को जो हाई रिस्क में है पॉपुलेशन। इसमें हम दिस रिक्वायर्स द डिटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एट हाई रिस्क बाय ऑप्टिमल यूज़ ऑफ क्लिनिकल मेथड। जैसे अगर ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंट करना है तो पर्टिकुलर एज के बाद हम कहते हैं, या जैसे सर्वाइकल कैंसर के लिए तो पैप स्मीयर कराना है, मैमोग्राफी करानी है ना। तो ये हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है, एक पर्टिकुलर हम एज ग्रुप या एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं। नाउ कम्स टू द सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है, यहाँ पे डिजीज़ हो गई है, ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन तक डिजीज़ हो ही नहीं थी। सेकेंडरी प्रिवेंशन में डिजीज़ हो गई है लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा अपने प्रोग्रेस नहीं किया उसने, है ना। तो इट इज़ डिफाइंड एज एक्शन विच हार्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ अ डिजीज़ एंड इट्स at its incipient stage
एंड प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन। तो हमने कॉम्प्लिकेशन को बचाना है, डिजीज़ हो गई जल्दी से जल्दी उसको डिटेक्ट करना है और ट्रीट करना है। स्पेसिफिक इंटरवेंशन क्या है? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस कैसे करेंगे? स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। आइसबर्ग ऑफ डिजीज़ क्या होता है? आइसबर्ग ऑफ डिजीज़ होता है पॉपुलेशन में हमें, जैसे कि पानी में एक बर्फ़ है, ठीक है, आइस है, तो आइस का हमें सिर्फ टिप दिखता है, बहुत सारा उसका पोर्शन जो होता है पानी के अंदर होता है, सबमर्ज्ड होता है। तो इसी तरह डिजीज़ होती है कम्युनिटी में, हमें दिखती बहुत कम है, होती बहुत ज़्यादा है, तो हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट से हमें जो अपेरेंटली हेल्दी बंदे हैं, इंडिविजुअल्स हैं, हो सकता है उसमें भी हम डिजीज़ हम आइडेंटिफाई कर लें, तो हम जल्दी से जल्दी डायग्नोस करेंगे तो ट्रीट कर देंगे उनको। ठीक है, और उसके साथ साथ तो अर्ली डायग्नोसिस एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट। अब WHO, अर्लियर द डिजीज इज डायग्नोस्ड एंड ट्रीटमेंट द बेटर फॉर द प्रोग्नोसिस। ठीक है, जितनी जल्दी हम डिजीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे उसकी प्रोग्नोसिस उतनी अच्छी होती है। सेकेंडरी प्रिवेंटिव मेजर्स undertaken in early stage after the onset of disease and even much before the development of permanent pathology or complication in an individual. It is like stamping the spark rather than calling the fire brigade to put out the fire. ठीक है, जैसे ही हमें स्पार्किंग दिखी हमने उसी को वहीं पर रोक दिया। ठीक है, तो WHO एक्सपर्ट कमेटी in 1973 defined early detection of health disorder as the detection of disturbances of homeostatic and compensatory mechanism by biochemical, morphological and functional changes are still reversible. डिजीज़ अभी उस कंडीशन में नहीं पहुंची कि वहाँ से हम उसको रिवर्स नहीं कर पाए। ठीक है, it attempts to arrest the disease process, restore health by seeking out unrecognized disease and treating it. ठीक है, unrecognized disease means उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट से। सेकेंडरी, इट इज़ दस प्रोटेक्ट अदर, हमने जैसे कि डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, तो आइडेंटिफाई कर लिया जो हमने केसेस हैं, दैट मीन्स जिनमें डिजीज़ हो चुकी है, उनमें तो सेकेंडरी प्रिवेंशन है। और अगर हमने उनको आइडेंटिफाई कर दिया कम्युनिकेबल डिजीज़, उनको हम आइसोलेट कर देंगे तो डिजीज़ फर्दर स्प्रेड नहीं होगी, तो बाकी कम्युनिटी के लिए ये प्राइमरी प्रिवेंशन की तरह से हो जाता है ना, उनके कॉन्टैक्ट्स के लिए प्राइमरी प्रिवेंशन की तरह से हो जाता है। तो अर्ली डिटेक्शन। ठीक है, there are various screening procedure for early diagnosis of disease. जैसे क्या क्या है, जैसे पीरियोडिक, फॉर एग्जांपल बहुत सारे होते हैं। पीरियोडिक रिकॉर्डिंग ऑफ द वेट, हम वेट आंगनवाड़ीज में हम वेट लेते हैं बच्चों का। ठीक है, तो उसमें हमें पता चलता है माल न्यूट्रिशन, ग्रोथ चार्ट से हम देखते रहते हैं, उसको ट्रैक करते रहते हैं। ठीक है, माल न्यूट्रिशन हम बहुत जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट और क्लस्टर ट्रेसिंग से हम STD को डिटेक्ट कर सकते हैं, STD के केसेस पता कर सकते हैं। ब्लड एंड यूरिन एग्जामिनेशन से डायबिटीज़ मेलाइटस हम पता कर सकते हैं, है ना। पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर से न्यूमोकोनियोसिस या कोई भी ऑक्यूपेशनल जो डिजीज़ होती है उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्क्रीनिंग ब्लड डोनर्स में हम क्या करते हैं, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस B, मलेरिया, इन सब के लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं। ब्लड प्रेशर की रिकॉर्डिंग अगर हम पीरियडिकली करते रहें तो हाइपरटेंशन हम कर सकते हैं। कम्युनिटी में अगर हम सर्वे करें तो पैप स्मीयर सर्विक्स का करते हैं तो कैंसर सर्विक्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्नेलेंस चार्ट स्कूल में हम ले गए, स्कूल हेल्थ में स्नेलेंस चार्ट हमने रीड करा लिया बच्चों से, तो उसमें रिफ्रैक्टिव एरर्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट में कार्सिनोमा ब्रेस्ट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द टर्शरी प्रिवेंशन। अब सेकेंडरी से भी आगे टर्शरी, दैट मीन्स कि डिजीज़ इतनी प्रोग्रेस हो गई है, ठीक है, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं। ठीक है, तो नाउ इट इज़ यूज्ड व्हेन द डिजीज प्रोग्रेस हैज एडवांस्ड बियॉन्ड इट्स अर्ली स्टेजेस। इट इज़ डिफाइंड एज all the measures available to reduce or limit impairments, disabilities and to promote the patient's adjustment to irremediable condition। मतलब कॉम्प्लिकेशन हो गए हैं लेकिन हम अभी भी पेशेंट को सोशली, इकोनॉमिकली उसको हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंटरवेंशन दैट शुड बी अकम्पनिश्ड इन द स्टेज ऑफ टर्शरी प्रिवेंशन आर डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। मतलब डिसेबिलिटी की तरफ जा रहा है, कॉम्प्लिकेशन हो गए, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कम से कम डिसेबिलिटी हो या हो गई है तो हम उसको रिहेबिलिटेट कर सकें। डिसेबिलिटी लिमिटेशन मीन्स लिमिटिंग द डेवलपमेंट ऑफ फर्दर डिसेबिलिटी इन एन इंडिविजुअल बाय गिविंग इंटेंसिव और एग्रेसिव ट्रीटमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है डिसेबिलिटी लिमिटेशन का? इज़ टू प्रिवेंट द ट्रांजिशन फ्रॉम इम्पेयरमेंट टू हैंडीकैप। अभी आगे देखेंगे इम्पेयरमेंट क्या है और हैंडीकैप क्या है। तो डिजीज प्रोग्रेसेस टू इम्पेयरमेंट, दैट प्रोग्रेसेस टू डिसेबिलिटी, दैट प्रोग्रेसेस टू हैंडीकैप। अब इम्पेयरमेंट क्या है?
इम्पेयरमेंट इज एनी लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ द साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन, ठीक है, कोई भी उसमें डिफेक्ट हो गया, मतलब दिस मीन्स डिफेक्ट इन द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन और पार्ट ऑफ बॉडी। इम्पेयरमेंट में लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी इम्पेयरमेंट, जैसे कि लेप्रेसी में क्या होता है, नर्व डैमेज हो जाती है, वो प्राइमरी इम्पेयरमेंट है। नर्व डैमेज होने की वजह से क्या होता है, उसको टच, पेन, सेंसेशन नहीं होती, तो उससे अल्सर्स बन जाते हैं, दैट इज सेकेंडरी इम्पेयरमेंट। अब डिसेबिलिटी क्या है? डिसेबिलिटी इज एनी रेस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द मैनर और विद इन द रेंज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट की वजह से वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करता है, तो वो रेस्ट्रिक्शन हो गई, कोई भी उसकी लैक ऑफ एबिलिटी हो गई, तो डिसेबिलिटी होगी। डिसेबिलिटी मतलब एबल नहीं है वो काम करने के लिए। इन एबिलिटी टू कैरी आउट सर्टेन रूटीन एक्सपेक्टेड एक्टिविटी कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर एज, सेक्स एटसेट्रा ड्यू टू इम्पेयरमेंट। हैंडीकैप क्या है? हैंडीकैप मीन्स experiencing disadvantages in the life and not able to play the role expected out of her or him resulting from the impairment or disability, ठीक है, वो अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल डिजीज़, अगर एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट भी अब डिजीज़ होती है ना, इम्पेयरमेंट उसमें क्या हो गया, लॉस ऑफ फुट हो गया, डिसेबिलिटी क्या हो गया, वो चल फिर नहीं सकता, हैंडीकैप क्या हो गया, उसकी जॉब चली गई। विटामिन ए डेफिशिएंसी में कॉर्नियल जीरोसिस हो गई, ब्लरिंग ऑफ विजन हो गया, दैट लीड्स टू ब्लाइंडनेस, ये डिसेबिलिटी हो गई, उसकी वजह से हैंडीकैप क्या हो गया, वो उसकी जॉब चली गई। लेप्रेसी में नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है, इम्पेयरमेंट हो गया। डिसेबिलिटी क्या हो गया, वो अपने जैसे मान लो उसके हैंड में क्लॉ हैंड हो जाता है, क्लॉ फुट हो जाता है, क्लॉ हैंड हो गया तो उसकी जॉब चलेगी, अनएम्प्लॉयड हो गया तो वो हैंडीकैप हो गया। नाउ कम्स टू द रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन that is the combined and coordinated use of medical, social, educational and vocational measures for training and retraining of the individual to the highest possible level of functional ability। मतलब हम उसको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, उसकी फंक्शनल एबिलिटी मैक्सिमम लौटाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो अपनी कम्युनिटी में सोशली, इकोनॉमिकली और साइकोलॉजिकली एडजस्ट हो सके। डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं रिहैबिलिटेशन के, जैसे फिजिकल, वोकेशनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। फिजिकल रिहैबिलिटेशन में हम उसके रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, जैसे आर्टिफिशियल फुट दे दिया उसको, ठीक है, ये फिजिकल हो गया। वोकेशनल रिहैबिलिटेशन में हम उसकी अर्निंग कैपेसिटी को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं, उसको ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवाते हैं जो वो कर सके। सोशल रिहैबिलिटेशन में उसके रिलेशनशिप को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी में स्टिग्मा हटाने की कोशिश करते हैं अगर कुछ डिजीज़ में स्टिग्मा है तो। साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन में हम उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, उसकी डिग्निटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, है ना। अब फॉर कंक्लूजन, जैसे लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हेल्दी इंडिविजुअल है, रिस्क फैक्टर आ गए, रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट कर दिया तो प्राइमोर्डियल हो गया, ठीक है। रिस्क फैक्टर आ गए, डिजीज़ हो गई, वहाँ पे हमने प्रिवेंट कर दिया डिजीज़ होने से पहले, तो प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया। डिजीज़ के बाद कॉम्प्लिकेशन आते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन आने से पहले प्रिवेंट कर दिया तो सेकेंडरी है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन के बाद फर्दर और प्रॉब्लम्स आती हैं, वहाँ पे अगर हमने उसको हमने अपोज कर दिया उसकी नेचुरल हिस्ट्री को, तो टर्शियरी प्रिवेंशन हो गया। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल। द टर्म disease control that describe ongoing operation aimed at reducing the incidence of disease, ठीक है, the duration of disease and consequently the risk of transmission, the effect of infection, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन को हमने प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना है, ठीक है। द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द कम्युनिटी, इन सबको हमने कम करना है, ये कंट्रोल है। तो कंट्रोल में बेसिकली 4 C's होते हैं। क्या क्या होते हैं? केसेस, कॉन्टैक्ट, कैरियर एंड कम्युनिटी। तो केसेस को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? इसमें हम डायग्नोसिस कर लेंगे, फिर अगर हम डायग्नोस करेंगे तो नोटिफाई करेंगे तो पॉलिसीज़ बनाती है गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़, और नोटिफाई करेंगे, फिर आइसोलेट कर देंगे केसेस को, डिसइंफेक्शन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, फॉलोअप करते हैं और रिलीज़ कर देते हैं, है ना। कॉन्टैक्ट्स अगर कोई है तो हम उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं कि उसमें साइन एंड सिम्टम तो नहीं आ गई, वो फर्दर डिजीज़ में तो नहीं कन्वर्ट हो रही है ना। कैरियर्स का हमें डिटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कैरियर में क्या होता है, साइन सिम्टम होते नहीं और वो डिजीज़ स्प्रेड करते रहते हैं। कम्युनिटी पे लेवल पे हम क्या करते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं
और कंटेनमेंट करते हैं। जैसे कोविड में था ना, कोई केस आता था तो हम उस एरिया में कंटेन कर देते थे, ठीक है। नाउ कंट्रोल एक्टिविटीज़ फोकस ऑन प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बट मोस्ट प्रोग्राम कंबाइंड बोथ, ठीक है। बेसिकली हम करने की कोशिश क्या करते हैं, जितने भी नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं वो सेकेंडरी लेवल की प्रिवेंशन होती है बेसिकली, ठीक है। डायग्नोज करो और ट्रीट करो। तो वैसे तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कंबाइंड होता है, पर मोस्टली सेकेंडरी प्रिवेंशन होती है। तो कंट्रोल सबसे पहले हम कंट्रोल लेवल पे जाते हैं, फिर एलिमिनेशन पे जाते हैं, फिर एरेडिकेशन पे जाते हैं, फिर एक्सटेंशन पे जाते हैं। अब ये होते क्या क्या है ना। कंट्रोल में बेसिकली कंट्रोल क्या है, इट इज़ पब्लिक पॉलिसी इंटरवेंशन दैट रेस्ट्रिक्ट द सर्कुलेशन ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट बियॉन्ड द लेवल दैट वुड बी रिजल्ट फ्रॉम स्पॉन्टेनियस इंडिविजुअल बिहेवियर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। मतलब कंट्रोल क्या होता है, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ना रहे उस लेवल तक ले आओ, है ना। एलिमिनेशन में क्या होता है, इट इंटरप्शन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, रिडक्शन टू इंसिडेंस ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज इन अ डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया एज अ रिजल्ट ऑफ डेलिबरेट एफर्ट। एलिमिनेशन में बेसिकली क्या होता है, कई बार हम एरिया डिफाइन कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया से हमें इतने केस, इससे एक लेवल बना देते हैं कि इससे कम केस होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 केस पर 1000 पॉपुलेशन हो, 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन हो, तो एलिमिनेशन का हम लेवल फिक्स कर देते हैं डिजीज़ की इंटेंसिटी के हिसाब से। इरेडिकेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ ऑल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन by extermination of infectious agent, literally means the tear out by roots। मतलब कि अब infectious agent है ही नहीं, ठीक है, एनवायरनमेंट में नहीं है, कम्युनिटी में नहीं है, तो वो इरेडिकेट होगी डिजीज। जैसे पोलियो हमारे इंडिया से इरेडिकेट होगी, स्मॉल पॉक्स वर्ड से इरेडिकेट हो गया, है ना। एक्सटिंक्शन में क्या है, एक्सटिंक्शन में स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट अब एग्जिस्ट नहीं करता है, ना तो नेचर में ना लेबोरेटरी में, ठीक है, तो वो एक्सटिंक्शन हो गया। Then thank you.